Hello to all my dear students. Welcome to all on Chemistry Educator, The Way of Chemistry. जैसा कि आपको पता है, आपके लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हम MCQ सीरीज़ लेके आए हैं और इसी MCQ सीरीज़ का ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। और इससे पहले कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस चैनल पे हमने अपलोड कर दी हैं। जिस बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो उन्हें जाके ज़रूर देखें। ठीक है। और ये देखते हैं हम कि ये वीडियो किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 12th क्लास में वो सारे बच्चे जो कि CBSE बोर्ड से हैं, ICSE बोर्ड से हैं, या वो नीट की तैयारी कर रहे हैं या JEE की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। और जिस बच्चे ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है वो ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिल जाए। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ओनली 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल। हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स पॉसिबल हैं। ओनली 2 होने चाहिए। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन है नॉर्मल हेक्सेन और 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन, और तीसरा हमारे पास बेंजीन है, और चौथा हमारे पास है 2 मिथाइल प्रोपेन। तो हमें पता है कि ये हेक्सेन और पेंटेन, इनके जो आइसोमर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा होते हैं। तो हम कहेंगे इसमें बेंजीन का तो कोई आइसोमर बनेगा नहीं, तो हम कहेंगे इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। डी ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन क्या है हमारा, 2 पे मिथाइल और प्रोपेन, 2 पे मिथाइल और प्रोपेन। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम, कौन कौन से इसके आइसोमर्स बनेंगे, उन्हें ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से आइसोमर बन रहे हैं हमारा। देखो, एक तो हमारा आइसोमर बनेगा 2 पे मिथाइल और प्रोपेन, ये हो गया हमारा, एक तो ये खुद ही है। ठीक है। और एक हमारा क्या बन जाएगा, जैसे नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन, और ये हो जाएगा हमारे पास आइसोब्यूटेन। ठीक है। तो ये हमारे दो इसके आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारे आइसोमर्स हो सकते हैं। तो हम इसी के साथ हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि क्लोरीनेशन ऑफ टॉलिन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हीट फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद एक्वस NaOH गिव्स। अगर जो हम टॉलिन को क्लोरीनेशन करें, ठीक है, HNuCl2 डालें इसमें इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हमारा क्या बनेगा। और साथ ही साथ इसमें हमारा जो कंपाउंड बनेगा उसी में हम एक्वस NaOH डाल रहे हैं। एक्वस NaOH डालने के बाद हमसे फाइनल प्रोडक्ट पूछ रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये क्या बनेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये, अब इसमें हमारा जो होगा ये हम कहेंगे, एक तो बन जाएगा CH2Cl। ठीक है, अब इसमें हम अगर जो एक्वस NaOH डालते हैं, NaOH डालते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारा CH2OH बनेगा, और ये बन जाएगा, यानी कि हमारे पास बेंजाइलिक अल्कोहल बनेगा। ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, कि अगर जो यहाँ पे हमारे पास CH3 है,
अब इसमें हम डाल रहे हैं HNuCl2 डाल रहे हैं, ठीक है। अब फिर से हम यहाँ पे HNuCl2 डाल रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान देना, HNuCl2, तो एक बार क्या होगा, एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो, यानी कि CH2Cl बन सकता है, एक तो CH2Cl बन सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो क्या बनेगा, CHCl2, और ये हमारे पास बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, CCl3, और यहाँ पे बेंजीन बन गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें एक्वस NaOH डाल रहे हैं। अब इसमें हम एक्वस NaOH डाल रहे हैं, ठीक है, NaOH डाल रहे हैं, इसमें भी एक्वस NaOH डालते हैं सब में। एक्वस NaOH, इसमें भी एक्वस NaOH डाल रहे हैं, और सेम। तो अब क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास CH2OH बन जाएगा, CH2OH, CH2OH बन गया हमारा, ठीक है। यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास बेंजाइलिक अल्कोहल। और इसमें क्या बन जाएगा, CH, और यहाँ पे OH आएगा, और एक यहाँ पे भी OH, और ये बेंजीन। तो हमने बताया हुआ है कि एक ही कार्बन पे दो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाए तो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये स्टेबिलिटी गेन करेगा, कैसे स्टेबिलिटी गेन करेगा, ये H2O मॉलिक्यूल लूज करके, H2O मॉलिक्यूल लूज करेगा तो क्या बन जाएगा, ये इसमें मान लेते हैं हम, ये H2O मॉलिक्यूल लूज करेगा तो ये बन जाएगा हमारा CHO, और ये बेंजीन के ऊपर CHO बन गया, ठीक है, बेंजीन के ऊपर CHO बन गया। अब इसी में यानी कि पहला जो बन गया हमारे पास, जब 2 कार्बन रिप्लेस हुए थे, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए थे, तो क्या बना था, ये बना CHO बना हमारा, ठीक है। अब अगर जो 3 कार्बन रिप्लेस होंगे, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे तो क्या हो जाएगा, CCl3, ये बना था हमारा। अब इसमें हम एक्वस NaOH डाल रहे हैं, एक्वस NaOH, तो क्या बनेगा, एक C, और ये OH, यहाँ पे भी OH, और एक और OH, तो ये बन गया, ठीक है। अब ये अगर जो H2O मॉलिक्यूल लूज करेगा, ये भी स्टेबिलिटी गेन करेगा, तो H2O मॉलिक्यूल लूज करके बनेगा, तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास C+O और ये H बन जाएगा, यानी कि ये बेंजोइक एसिड बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेंजोइक एसिड। अब क्वेश्चन में देखते हैं हमारा कि क्वेश्चन में जो है कौन सा ऑप्शन दे रखा है, क्वेश्चन में हमारा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो हम देखते हैं यहाँ पे O क्रिसोल दे रखा है, P क्रिसोल दे रखा है, और 2,4 डाईहाइड्रोक्सी टोल्यूइन, ये तो बनेगा ही नहीं, और क्या बनेगा, और बेंजोइक एसिड। तो हम यहाँ पे ना ही हमें बेंजाइलिक अल्कोहल दे रखा है, ना ही हमें एल्डिहाइड दे रखा है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, बेंजोइक एसिड, तो हम इसी पे ही टिक मार देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, यानी कि जीरो डाइपोल मोमेंट किसका होगा। जीरो डाइपोल मोमेंट देखेंगे हम कि जो भी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो ट्रांस वाले जो होते हैं, ट्रांस कंपाउंड, वो सारे क्या होते हैं, उनका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। और जितने सिस वाले होते हैं, शेष वाले होते हैं, उनका डाइपोल मोमेंट जो होता है जीरो के इक्वल नहीं होता है, यानी कि उनका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट रहता है। अब इसको हम देख लेते हैं कैसे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, पहला क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा है कि 1,1 डाइक्लोरो इथाइलिन, ठीक है, 1,1 डाइक्लोरो इथाइलिन, ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये हम क्या कहेंगे, ये वाला जो कंपाउंड है हमारा, ये कैसा है, तो ये सिस है, ठीक है, ये क्या है, सिस है, ठीक है। दोनों जो हैवी ग्रुप हैं वो क्या है, एक ही तरफ लगे हुए हैं, तो हम कहेंगे ये सिस कंपाउंड है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब देखो सेकंड देख लो, ये तो पहले सिस दे रखा है, तो यानी कि इसका भी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा,
ठीक। तो अब ए और बी तो ऐसे ही हट गए, यानी कि सी ऑप्शन। देखो सी में क्या देखा है, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथाइलिन, यानी कि ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथाइलिन, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये H। तो ये कंपाउंड जो है ये हमारा ट्रांस है, ठीक है, जिसका डाइपोल मोमेंट जो होता है किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। इसका डाइपोल मोमेंट 0 के इक्वल होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांस जो आइसोमर्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द सिस। यहाँ से ये भी पूछा जा सकता था कि ट्रांस वाले जो आइसोमर्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, तो यहाँ से हम ये भी बता सकते हैं क्यों, क्योंकि इनका डाइपोल मोमेंट जो होता है 0 के इक्वल होता है, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है हमसे कि द CH बॉन्ड डिस्टेंस इज लॉन्गेस्ट इन, कि CH बॉन्ड जो है किस में ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा। तो हमें पता है कि ये बॉन्ड लेंथ जो होता है, ये बॉन्ड लेंथ जो होता है, बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है हमारा किस पे, मल्टीप्लिसिटी पे, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, मल्टीप्लिसिटी पे। कैसे डिपेंड करता है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मल्टीप्लिसिटी के, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी होता है नंबर ऑफ द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, ठीक है। हम कहेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल और कंपाउंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ क्या है, जैसे हमारे पास जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, जिसमें डबल बॉन्ड है उसमें क्या होगा, पहले वाले से कम, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है इसका सबसे कम होगा, ठीक है। ये ऑर्डर है बॉन्ड लेंथ का। तो हम कहेंगे इसमें कि ये ऑप्शन हमारे पास देख लो, C2H2, यानी कि ये इथीन है, यानी कि इसमें हमारे पास क्या कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, C2H2 में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। C2H4 में क्या है, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और C2H6 में क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि एल्केन है, ठीक है। और ये हमारे पास है, इसमें भी सिंगल बॉन्डेड है, लेकिन यहाँ पे Br2 भी अटैच है। तो हम कहेंगे क्या, सबसे ज़्यादा जो होगा वो C में प्रेजेंट होगा बॉन्ड लेंथ, ठीक है, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड जो होगा C का होगा, इथेन का होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है व्हेन 1-chloropropan is treated with alcoholic KOH it forms an alkene the reaction is, जब हम 1-chloropropan को एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं, 1-chloropropan यानी कि CH3 CH2 और ये CH2Cl, ये हो जाएगा हमारे पास 1-chloropropan, ठीक है। अब इसको हम एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, बन क्या रहा है, एल्कीन बन रहा है, यानी कि ये बनेगा हमारे पास CH3CH और ये डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया एल्कीन। अब ये हमसे पूछ रही है कौन सा रिएक्शन है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, या फिर एडिशन रिएक्शन है। तो ये हमारा हो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसका दूसरा नाम भी बताया था हमने, इसका दूसरा नाम क्या होता है, हमने बताया था इसका दूसरा नाम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होता है, चलो हम बता देते हैं आपको, ध्यान देना। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ, हम मान लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन हम जब भी करते हैं तो इसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास एल्कोहल है CH3CH2 और ये OH लिया हमने। अब अगर जो हम इसका डिहाइड्रेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है, तो ये हमें अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कंपाउंड देता है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कंपाउंड देता है। जब हम इसमें 110 डिग्री सेल्सियस डालते हैं
ठीक है, 110 डिग्री सेल्सियस डालते हैं तो हमें क्या देता है, ये टूटता है कुछ ऐसे में, CH3 CH2 और ये HSO4 देगा। ठीक है, HSO4। अब हमारे पास ये हो गया, हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या जब हम इसको 140 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करेंगे। 140 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करने पर हमें क्या देता है, ये हमें ईथर देता है। ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ये ईथर देता है। ठीक है, जैसे CH3 CH2O और ये CH2 और ये CH3, ये हमें ईथर देगा। ठीक है, और अगर जो 160 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको ट्रीट करते हैं या उससे भी ज़्यादा पे, तो ये हमें क्या देता है, एल्कीन देता है। ये हमें एल्कीन देता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड इज C2H4Br। द फार्मूला परमिट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ टू। अब ये कह रहा है हमसे कि बताओ ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला जो है इसमें कौन से दो होंगे, या तो दो फंक्शनल आइसोमर होगा, या दो पोजिशन आइसोमर्स होगा, या ऑप्टिकल आइसोमर होगा, या सिस और ट्रांस आइसोमर होगा। तो सिस और ट्रांस आइसोमर तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई एल्कीन नहीं है, तो ये तो हमारे यहाँ पे पहले ही कैंसिल हो गया। ठीक, तो आप देखते हैं हम आगे इसमें क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर में क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर में कि हम इसका अगर जो पोजीशन चेंज करते हैं तो हमारा फंक्शनल ग्रुप भी चेंज होना चाहिए। C2H4 और ये Br2, यानी कि ये हमारे पास है CH3 सॉरी CH2 CH2 Br और ये Br, ये हो सकता है। ठीक है, यानी कि हम इसमें चेंज कर रहे हैं तो ये हमारे क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि ब्रोमाइड का ब्रोमाइड ही रहेगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3 CH और एक ये Br और एक ये Br। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि हमारा ऑप्टिकल आइसोमर भी नहीं है, यानी कि ये हमारा है पोजिशन आइसोमर। यानी कि पोजिशन आइसोमर हमारा ये एक कंपाउंड बन गया पहला, और ये दूसरा बन गया। ठीक है, तो ये C2H4Br2 जो है ये हमारे इसके दो पोजिशन आइसोमर्स होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, 2-phenyl 2-chloropropen ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक क्यूवेज गिव्स मेनली। ये हमें क्या देगा जब हम इसको, अगर जो 2-chloro 2-phenyl प्रोपेन पे, ये हमारे पास है 2-chloro 2-phenyl प्रोपेन। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, एल्कोहलिक क्यूवेज के साथ अगर जो ट्रीट करें, ठीक है, एल्कोहलिक क्यूवेज के साथ हम इसको ट्रीट करते हैं तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और ये फिनाइल ग्रुप। यहाँ से क्या हो गया, ये HCl जो है यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, ये सेम उसमें भी वही लग रहा है फॉर्मूला, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन वाला। ठीक है, तो एल्कोहलिक क्यूवेज डालते ही हमारा क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 2-phenyl प्रोपेन, प्रोपीन 2-phenyl पे प्रोपीन। तो हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन 2-phenyl प्रोपीन, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमसे, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट विद इथाइल ब्रोमाइड। यानी कि हम इथाइल ब्रोमाइड को अगर जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया C2H5Br। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड। अब हम इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करते हैं AgNO2। ठीक है, अब इसमें हम क्या डाल रहे हैं, एल्कोहलिक सिल्वर, यानी कि एल्कोहल के प्रेजेंस में डाल रहे हैं। ठीक है, और साथ में थोड़ा सा हीट भी देंगे तो क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2 और ये
NO2 बनेगा, यानी कि नाइट्रो इथेन बनेगा। क्या बना? नाइट्रो इथेन। अब प्लस में हमें 2 मोल्स ऑफ AgCl दे देगा, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। तो ये नाइट्रो इथेन बना हमारा, ठीक है, नाइट्रो इथेन। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? सी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा, नाइट्रो इथेन। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि Cl2 रिएक्ट्स विद CH2 इन प्रेजेंस ऑफ ElCl3 टू फॉर्म, यानी कि जब Cl2 CH2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमें क्या देगा, ठीक है। CH2 जो है Cl2 के साथ रिएक्ट करने पर CH2 प्लस में Cl2 रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये हमें क्या देगा? तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है, CCl4 देगा प्लस में H2Cl2 देता है, ठीक है, CCl4। और ये हमारा कंपाउंड कौन सा है, हम इसको देखते हैं। तो ये क्या है? ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अब यहाँ पे हम ऑप्शन में देख लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? तो बी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। जब भी Cl2 जो होता है CH2 के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि CX बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, CX बॉन्ड जो होगा वो किस में स्ट्रॉन्गेस्ट होगा? तो हमें पता होना चाहिए CX बॉन्ड, यानी कि हमें पता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा होगा, यानी कि हम देखेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ हमें बताना है किसका सबसे ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उसी का ज़्यादा होगा जिसका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा हो, ठीक है। यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि बॉन्ड लेंथ छोटा, जितना ज़्यादा छोटा होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही ज़्यादा इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के, यानी कि जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, उतने ही ज़्यादा उसे एनर्जी लगेगा तोड़ने में, ठीक है। तो हम देखेंगे अब ये डिपेंड करता है कि किसमें बॉन्ड लेंथ किसका सबसे छोटा होगा। बॉन्ड लेंथ उसी का छोटा होगा जिसका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एटॉमिक साइज के, एटॉमिक साइज के, ठीक है। यानी कि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो इसका मतलब क्या है, एटॉमिक साइज उस कंपाउंड उस एलिमेंट का ज़्यादा होगा, उस एटम का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है हमारा एटॉमिक साइज पे, एटॉमिक साइज पे। यानी कि हम देखेंगे CH3 कंपाउंड में कि CH3 है, CH3 CH3 CH3, इन सब में क्या है, CH3 तो सेम है, ठीक है। हमें C और X के बीच में देखना है कि किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो Cl Br और I और F, इनमें देखेंगे हम कि किसका एटॉमिक साइज जो है वो छोटा है, जिसका छोटा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे छोटा किसका हो रहा है, तो फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो सबसे ज़्यादा इसी का होगा। क्यों? क्योंकि इसका फ्लोरीन जो होता है बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से क्या करता है अपने ऑर्बिट्स को ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये बांध के रखता है, इस वजह से इसका एटॉमिक साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा तो इनका एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे इसमें हमारा ऑप्शन जो होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि CH3F का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा ज़्यादा होगा, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट, इतना हो गया हमारा। अब इतना कंप्लीट हो गया, हमने आज की वीडियो में आपको 10 क्वेश्चंस और करवा दिए, ठीक है। ये हमने पार्ट 3 वीडियो जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आपको क्या करना है, इन वीडियोस के जो क्वेश्चंस है आपको दोबारा से इनको रिपीट करना है, इनको दोबारा से रिपीट करना है और अपनी कॉपी में नोट्स ज़रूर बनाते रहना, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें,
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर से सेम अगले पार्ट लेके आएंगे आपके लिए, पार्ट 4। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए।